आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसके अंदर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये स्ट्रेस को अगर हम देखें तो ये हमारे लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो स्ट्रेस का फेस कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी मुझे ये बताइए, स्ट्रेस वर्ड से आप क्या समझते हैं? क्या स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या दोनों होता है? एक बार आंसर करेंगे। स्ट्रेस पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? ज्यादातर आंसर में दोनों को माना जा रहा है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। कई आंसर आ रहे हैं निगेटिव होता है। ठीक है, उसी चीज को आज हम क्लियर करेंगे। वेरी गुड, आप सभी के आंसर आ रहे हैं। ऐसे इंटरेक्शन होना चाहिए क्लास में। स्ट्रेस वर्ड हैज अ नेगेटिव connotation attached to it। जनरली यही हमारे माइंड में बैठा गया है, या फिर सोसाइटी में फिनोमेना बन गया है, स्ट्रेस को हम हमेशा निगेटिव ले लेते हैं। बट हो सकता है एज अ थ्योरी, एज अ बुकिश लैंग्वेज आज हम लोग इससे हम पढ़ेंगे। हो सकता है इसके पहले हम ना पढ़े हों। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी सोसाइटी में जो पाया जाता है उससे थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डील करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हमारे वर्क करते हैं। वेरी गुड कुमार। बीट स्ट्रेस समटाइम लीड टू ग्रोथ। कुमार ने बोला है, बहुत सही आंसर है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस हम यहाँ पे डील करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसे कैसे डील करेंगे वो होगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रेस के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। तो फर्स्ट अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, सो स्ट्रेस हैज बीन डिफाइंड एज ए फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट विच कॉज मेंटल और बॉडीली टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कीवर्ड हम देखेंगे कि यह एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स है? कुछ भी इवेंट होता है, आसपास की घटना होती है, तो उस पे हमारा रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा? हमारा बॉडी जो रिएक्ट करेगा वो होता है हमारा स्ट्रेस। ठीक है, एक बात अभी से बता दे रहा हूँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, डिप्रेशन जो है वो बहुत बाद की स्टेज आती है। ठीक है, वो मेडिकल कंडीशन में आ जाती है। और यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो हमारा कंट्रोलेबल लेवल पे रहती है। ठीक है, और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में बोला जा रहा है कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों तरीके के रिस्पॉन्स होंगे जो किसी इवेंट के होने पे हमारी बॉडी रिलीज करती है, वो होता है हमारा स्ट्रेस। देन इसमें हम देखेंगे, इन ए मॉडर्न डे लाइफ स्ट्रेस, इन मॉडर्न डे लाइफ स्ट्रेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। At some time, it should not exceed the capacity of an individual to handle it। यहाँ से हमारी एक बात समझ आ रही है कि अगर हमारी सहने की क्षमता है स्ट्रेस को, तो वहां तक हम सह सकते हैं। तो वहां तक हम ये मान के चलेंगे कि हमारा स्ट्रेस हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे ही हमारे हैंडल करने के स्टेज से स्ट्रेस आगे गया, तो वो हमारे लिए अलार्मिंग स्टेज होनी चाहिए। मीन्स वहां पे स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में देखिए, इफ इट एक्सीड इन प्रोपोर्शन टू पर्सन एबिलिटीज टू कोप विथ इट। अगर किसी पर्सन के वह क्षमता से बाहर हो जाती है उसको कंट्रोल करने के या उसको डील करने के, तो इट वुड कॉज मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस इन द पर्सन।
सही बात है। इसकी जगह पे हम आसपास की सोसाइटी के लोगों को देखते हैं या कंपनी के लोगों को ही देखते हैं। उनको अगर हम अपनी ही बात करें, आसपास के इन्वायरमेंट में, हमारी कंपनी में जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है मोस्टली, तो वहाँ सबसे ज्यादा सेल्स का टारगेट होता है। तो टारगेट पूरे महीने भर रहता है, लेकिन मंथ एंड पे ज्यादा होता है। तो जो मंथ एंड पे हमारा ज्यादा प्रेशर रहता है, वही प्रेशर, सेम प्रेशर हम पूरे महीने भर लेके चले, तो एम्प्लॉय क्या हमेशा आगे के काम कर पाएंगे? क्या उसको हमेशा डील कर पाएंगे? हो सकता है उससे वो जॉब से डिससेटिस्फाई हो, उसकी स्ट्रेस लेने की क्षमता बढ़ती, स्ट्रेस लेने लगे वो, उसके कारण वो ओवर थिंकिंग करने लगे, तबीयत खराब होने लगे, या उसको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आने लगे। जैसे नींद का नहीं आना एक प्रॉब्लम होता है, चिड़चिड़ापन आना एक प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर सांसों का बढ़ना, हाई बीपी, पसीने का आना, ये सब हमारे फिजिकल इम्बैलेंस में आ जाता है। ठीक है, जो स्ट्रेस हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके रिजल्ट में ये सब चीजें होती जाएंगी। और मेंटल चीज में हमारा नींद ना आना, इंसोमेनिया का होना। इंसोमेनिया इन हमें नींद कभी भी किसी भी समय आने लगती है, वो भी है। या जैसे हम स्नोर करने लगते हैं, खर्राटे लेने लगते हैं, वो भी हमारा एक स्ट्रेस का सिंबल होता है, हमारा वो सिम्टम होता है। ठीक है, चिड़चिड़ाना, ठीक से परफॉर्मेंस न कर पाना, तो ये सब हमारे मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस में आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस के बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कंट्रोल करेगा, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्ट्रेस को? क्योंकि हमारे अंदर एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय रहेंगे, हर एम्प्लॉय अपने तरीके से बिहेव करेगा, हर काम को वो अपने तरीके से डील करेगा। हो सकता है हर एम्प्लॉय कैपेबल ना हो प्रेशर को झेलने में, नए चीजों को सीखने में, साथ में काम करने में, या आपस में पॉलिटिक्स हो रहा है, ग्रुपिज्म हो रहा है, गॉसिप हो रहा है, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है वो स्ट्रेस की ओर जाने लगे। तो स्ट्रेस की ओर जाने लगे तो उसको हमें कंट्रोल करना जरूरी है, एज ए मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर, एज अ इन बिग पोजीशन, जहां से हम हैंडल कर सके। ठीक है, तो स्ट्रेस के बारे में हमने जाना कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, और यह एक सीमा तक हम सहन कर सकते हैं। अगर उस सीमा से बाहर गया तो ये हमें मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि टाइम, स्ट्रेस को हमने जाना, तो स्ट्रेस से हमें दो चीजें निकल के आई कि पहला वो फिजिकल भी प्रॉब्लम दे सकता है, मेंटल भी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, बट उसको अगर हम एज अ टाइप, एज अ बुक के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसके चार टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल, फिजिकल स्ट्रेस, जिसमें पूरी बॉडी हमारी स्ट्रेस के कारण सफर करेगी। अब ऐसा सोचिए कि आप को स्ट्रेस होने लगे या आसपास किसी पर्सन को सोच के देखेंगे स्ट्रेस होने लगे हैं, तो स्ट्रेस के कारण उनके फिजिकल डैमेज होना, पर्सनालिटी में, उनके शरीर में कोई बदलाव आना, जो कि एक बीमारी का रूप लेते हैं, तो वो सब एग्जाम्पल जो है वो फिजिकल स्ट्रेस में आते हैं। ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन द बॉडी एज अ होल सफर ड्यू टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, इसमें देखिए एग्जाम्पल में सर दर्द का होना, गले में दर्द होना, अ, माथे, शोल्डर, हाई ब्लड प्रेशर, नर्वसनेस, इंसोमेनिया, इन सभी का आना। ठीक है, ये हमारा फिजिकल स्ट्रेस का लक्षण है।
और इसी में जैसे हम आगे जाते हैं तो द जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, ये हमारा सेकंड टाइप होता है। ठीक है। एक बात मुझे बताइए, अभी बुक अपने आसपास कौन कौन लेके बैठा है? जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो नोट्स और बुक रखे हैं कि नहीं? चैट में बताइए। हाँ, तो बुक में ये देखिएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, इसको टिक करिएगा। और इसको कौन दिया है, किस स्कॉलर ने इसको प्रोपाउंड किया है, खोजा है, इसके बारे में बताया, वो सब भी देखिएगा। ठीक है, बुक को अपने पास रखा करिए। कुछ कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, उसको अंडरलाइन करो अभी से, और उसकी मीनिंग, डेफिनेशन सब देखा करिए अभी से, साइड में नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, इससे क्या है, आपका इंटरेक्शन होते रहेगा, बुक में आपकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, और ये याद आएगा, हो सकता है एमसीक्यू में आए, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम किसने दिया था। आगे और भी हम चीज पढ़ेंगे, उसको कौन कौन प्रोपाउंड किया था, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो जनरल एडाप्टेशन सिस्टम ये होता है कि द चेंजेस थ्रू विच द बॉडी पासेस टू डील विद ए परसीव्ड थ्रेट। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉडी जो है किसी भी चीज को डील करना सीख जाती है। ठीक है, या उसको हम से पास करेंगे, वो हम सीखते जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तीन स्टेज बताया गया है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम में। तीन स्टेज हैं जो कि एक क्रम में आएंगे, आगे पीछे नहीं करिएगा एग्जाम में। फर्स्ट वन इज अलार्म रिएक्शन, जिसमें कुछ भी चेंजेस आती है तो बॉडी अलर्ट हो जाती है। पहली बार आपके साथ कुछ बुरा हुआ या ऐसा हुआ जो आपके लिए अलार्मिंग स्टेज रहेगा, बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करती, तो हमें तुरंत पता चलता है। ठीक है, देन सेकेंड बी द स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें बॉडी उसको या तो विरोध करेगी, उसको डील करना सीखेगी, या उसको हम कैसे कोप अप करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, एंड सी जो होता है द स्टेज ऑफ एग्जॉशन। ठीक है, यहाँ पे हम उन चीजों को अपने तरीके से डील करना सीख जाते हैं, अगर खराब है तो उसको हम निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। थर्ड जो टाइप है वो हमारा इमोशनल है, फोर्थ है साइकोलॉजिकल है। बेसिकली हम अगर टाइप ऑफ स्ट्रेस में देखेंगे तो नया चीज हमें जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम लग रहा है। ठीक है, बाकी फिजिकल लेवल पे आना, इमोशनल पे आना, साइकोलॉजिकल पे आना, ये तीनों चीज हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो जान जाएंगे कि ये तीनों चीजें होती हैं। तो इमोशनल लेवल पे जब हमारे स्ट्रेस का असर होगा, तब हमें क्या होगी, एंजाइटी आएगी। एंजाइटी जो होती है फियर ऑफ अननोन, जो कुछ अननोन, जो चीज हमें होने वाली है उसके बारे में डर लगना, जो चीज नहीं होगी लेकिन एक घबराहट का आना, वो होता है हमारा एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, ओवर रिएक्शन टू एवरीडे प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, कंसंट्रेशन, ये हमारा सुशील बुक अभी नहीं आया है तो उसको एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल वॉल कीजिए, जो नंबर है उस पे मैसेज डालिए। ठीक है, तो इमोशनल लेवल पे जब स्ट्रेस होगी, उसे हम कैसे पहचानेंगे, अगर हमारे बिहेवियर में एंजाइटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हम किसी चीज से इरिटेट हो जाते हैं, कोई चीज हमें पसंद नहीं आती है, या चीजें हम भूलने लगे, अगर हमारे लाइफ में स्ट्रेस है उसके कारण हमारे दूसरे तरफ ये सब असर होने लगे जो कि निगेटिव माना जाता है, तो वो होगा हमारा इमोशनल स्ट्रेस। देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होगा, जब हमारे स्ट्रेस लंबा खींचा चला जाएगा, हम उसको डील नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा साइकोलॉजिकल
स्ट्रेस आ जाएगा, जिसके कारण हम समाज से अलग रहने लगेंगे, लोगों के बीच जाने से बचेंगे, कुछ चीजों से हमें घबराहट होने लगेगी। जिन चीजों के कारण स्ट्रेस आता है, मान के चलो जैसे नया टेक्नोलॉजी आने के कारण हम चीजों को नहीं सीख पाते हैं, तो उस चीजों से हम भागने लगेंगे। हम अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप्स, फैमिली फंक्शन ये सब अवॉइड करने लगेंगे। एक अलग तरीके से हम बिहेव करने लगेंगे, हमारे बिहेव में चेंज आ जाएगा। या हम देखिए ईटिंग डिसऑर्डर, नाइट टेरर्स, ये सब हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो शुरू में बात किया था कि स्ट्रेस को जो है हम खुद से डील करने लगते हैं, वहां तक ठीक है। एक स्ट्रेस जब लंबे समय तक चले तो हो सकता है हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़े, डॉक्टर की जरूरत पड़े, स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़े उस चीज को सुधारने के लिए। तो वो हम यहाँ जो फोर्थ स्टेज है हमारा फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उस पे हम देख सकते हैं समाज से अलग रहने लगेंगे। फोबिया, मतलब किसी फोबिया मीन समझ रहे हो, किसी चीज से डर होना। हो सकता है किसी को ऊंचाई में जाने से डर लगता है, किसी को पानी में जाने से डर लगता है, मतलब तालाब, नदी, खुले जगह में जाने से, नहाने से डर लगता है। किसी को नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में डर लगता हो, ये सब हमारे फोबिया के अंदर आते हैं। गाड़ी चलाने में कई बार, या ट्रेन एरोप्लेन चढ़ने में डर लगती है, ये सब हमारी फोबिया होती है। ठीक है। फिर कंपल्सिव बिहेवियर, ईटिंग डिसऑर्डर में इंसान या तो ज्यादा खाने लगता है, कम खाने लगता है, या उल्टा सीधा खाने लगता है, चाहे वो फास्ट फूड हो, मेडिसिन, पिल्स, ये सब खाने लगते हैं। ठीक है। या नाइट टेरर्स, ये सब हम डील कर सकते हैं। ठीक है। और इसको डील करने के लिए हमें स्पेशलिस्ट, काउंसलर, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, इन सभी की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, इसमें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, हम्म, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे क्योंकि मोस्ट ऑफ यू पीपल आर फ्रॉम वर्किंग एरियाज। ठीक है, तो वहाँ की भी बातें आप डिस्कस में हम लोग कर सकते हैं। कुछ चीजों को डील करने की नहीं, कैसे करें, वो सब भी बातें हम करेंगे इसमें। ठीक है। क्योंकि देखिए आप एमबीए कर रहे हैं, तो इससे आप एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से ऊपर उठ के हम मैनेजर्स बनेंगे, चीजों को संभालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। तो हमारे जो एम्प्लॉय रहेंगे, हमारे अंडर काम करने वाले हैं, उनको स्ट्रेस फ्री रखना जरूरी रहेगा। तो हम, जरूरी है कि हम इन चीजों को जानें। नहीं, ये चीज हमारा सब्जेक्ट जो है अभी चलेगा, जो जो चैप्टर नहीं हुए हैं। ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन जरूरी चैप्टर था, लाइन से है, इसलिए हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन पे। जैसे हम बात कर रहे थे, शुरू में मैंने क्वेश्चन लिया था जिसमें आप लोगों ने आंसर किया था कि स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग बुक में ये भी देखो, या होमवर्क आपके लिए, कि पॉजिटिव स्ट्रेस, निगेटिव स्ट्रेस, इसको, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था। ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा कि किसके द्वारा इसे दिया गया है, या कौन इसको डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव स्ट्रेस से हम लोग क्या समझेंगे? हम्म, ओके नीलू। पॉजिटिव स्ट्रेस वो होगा जो हमारे लिए क्यूरेटिव और प्लेजेंट होगा। मीन्स किसी काम को करने के लिए वो हमें मोटिवेट करे, खुशी दे, वो हमारा स्ट्रेस पॉजिटिव होगा। ये हम कैसे समझ सकते हैं? मान के चलो, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी के दिनों में आपको पढ़ने बोला जाए
और उसको आंसर लिखने बोला जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही चीज जब एग्जाम के टाइम होगा तब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास पॉजिटिव उसका स्ट्रेस रहता है कि एग्जाम हमें देना है, क्लियर करना है। ठीक है। या फिर हम अपने ऑफिस में कुछ वर्क करते रहें तो लास्ट के जो हमारे 1 आवर और 2 आवर रहते हैं, 1-2 घंटे रहते हैं, उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है क्योंकि हमें घर जाना होता है या काम से छुट्टी मिलेगा तो उसकी खुशी होती है। तो कुछ अचीव करने की खुशी में या एक अच्छे हम पॉजिटिव माइंडसेट लेकर काम करेंगे तब हम स्ट्रेस ले सकते हैं। ठीक है। या फिर कहीं जाना हो, हमें लंबा सफर करना हो और खुद से राइड करना हो तो भी हम क्या करते हैं, हम कर लेंगे, हम उतने एक्साइटेड होकर करते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब काम किया जाता है तो कई एम्प्लॉय रहते हैं जो बिना स्ट्रेस के, बिना चीजों प्रेशर आए काम नहीं करते हैं। तो बिना प्रेशर आए जब प्रेशर लेकर हम काम करेंगे, और ये है हमारी खूबी कि हम उस प्रेशर को हैंडल करते हैं और प्रेशर में ही हम अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है। जैसे क्रिकेट में हम देखेंगे कि कई खिलाड़ी हैं जो सेकेंड इनिंग जब होती है, जब चेस करने की बारी आती है, तब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस है, उनके ऊपर ये दबाव रहता है कि टीम को जिताना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो हमारा स्ट्रेस पॉजिटिव है। ठीक है। वहीं पे वहीं पे जब हम स्ट्रेस हमारे लिए, जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं वो हमारे डील करने से ऊपर जाए, हमारे कंट्रोल में ना हो, तो हम वहां पे क्या होगा, निगेटिव होते जाएगा, हम अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ठीक है। तो वो निगेटिव स्ट्रेस में हमारा आते जाएगा। देखिए जैसे इसमें बताया गया है, इन ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ सिचुएशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड में ओवरलोड दिया जा रहा है, वहीं पॉजिटिव स्ट्रेस में ओवरलोड स्ट्रेस का नहीं था। एक बैलेंसिंग स्ट्रेस का होना, एक सही मात्रा में स्ट्रेस का होना सभी के लिए जरूरी है, हर ह्यूमन बीइंग के लिए मान सकते हैं, अगर उसे स्ट्रेस पसंद है तो। ठीक है। उस स्ट्रेस में वो काम करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन वहीं पे जब स्ट्रेस लंबे समय तक हम देने लगे सेम स्ट्रेस को, जिससे उसकी क्षमता घटती जाए, वह उन चीजों को नहीं कर पाए, उसके एबिलिटी, उसके क्षमता के बाहर जाए, तो वो हमारा स्ट्रेस निगेटिव स्ट्रेस होगा। इसको हम डी स्ट्रेस बोलते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस को हम देखेंगे तो यू स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए निगेटिव स्ट्रेस की बात हम करें तो उसमें पॉइंट ए है, इज परसीव्ड एज आउटसाइड ऑफ आवर कोपिंग कोपिंग एबिलिटीज फील अनप्लीजेंट। ठीक है। हमारी क्षमता के बाहर हो जाना जिसके कारण हमें खुशी महसूस ना हो। बी, कैन लीड टू मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। सी है फील अनप्लीजेंट। डी है डिक्रीज परफॉर्मेंस। ये निगेटिव स्ट्रेस के कुछ कुछ लक्षण हैं। हो सकता है बुक में आपको ज्यादा मिले, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ पॉइंट को हिटिल कर रहे हैं। तो जब हमारी क्षमता के बाहर होने लगे, हमें मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम देने लगी, या हमारी परफॉर्मेंस को घटाने लगे, तो हमारा निगेटिव स्ट्रेस आ जाएगा। कभी कभी ज्यादा काम आ जाती है, या कोई हमारे मनपसंद का काम ना हो, या प्रेशर अचानक आ जाए, तो हमें सिर दर्द होने लगता है, पसीने आने लगते हैं, थकावट महसूस होने लगती है, सांसों का ऊपर नीचे होना, ये सभी लक्षण आने लगते हैं। तो ये सब अगर आए तो हम इसको निगेटिव स्ट्रेस में लेने लगेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन में इसके दो टाइप हो जाते हैं, और अगर हम देखें इसके टाइप
को देखेंगे तो 4 टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन में ये 2 टाइप से है। यहाँ तक समझ आया? हाँ, तर्केश्वर मिथिलेश। ओके, ठीक है। तो देखिए, अब हमें ये भी जानना है कि स्ट्रेस आता कहाँ से है ना? अगर हमें पता चल जाए कि स्ट्रेस का हम इलाज कैसे कर सकते हैं, क्योर, या हम स्ट्रेस को कैसे हम रोक सकते हैं, हम उसकी जड़ पे जाएंगे, वो आखिर एक्चुअली आ कहाँ से रहे। ठीक है। तो स्ट्रेस हमारे दो तरीके से आते हैं, एक होता है इंटरनल स्टिमुली फॉर स्ट्रेस, सेकंड है इन्वायरमेंटल एंड इंटरनल स्ट्रेसर। ठीक है। देखिए, ये दो दिख रहा है तो उसको आप ऐसे समझिए, एक जो है इंसान के अंदर खुद से आता है जो कि इंटरनल स्टिमुलाई होगा, दूसरा एक्सटर्नल रीजन से आएगा जो उसके बाहर से आएगा, चाहे वो कंपनी हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, उसके ग्रुप सर्कल यहाँ से हो सकता है। तो देखिए, इनर कॉन्फ्लिक्ट, थ्रेशोल्ड ऑफ स्ट्रेस, परसेप्चुअल इन्फ्लुएंस, मोटिवेशनल, ये चार जो है इंटरनल रीजन है या इंटरनल सोर्स बोल सकते हैं हम स्ट्रेस का। ठीक है। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक चीज को लेकर आपके अंदर ही मन में शंका हो, आप मन में ही किसी चीज को करने को लेकर इसको करूं या ना करूं, वो चीज आएगा। तो वहां पे एक कंफ्यूजन की स्थिति आएगी आपके पास। उस कंफ्यूजन में हमारे एक शब्द आता है, द्वंद। हिंदी का शब्द है द्वंद। मतलब मन में आपस में ही दोनों चीजों का लड़ाई होना, दो या तीन चीजों का, किसको करूं नहीं करूं, सही होगा गलत होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये होता है आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराना, लड़ाई होना। तो आपके अंदर ही इन चीजों का होना, किसी चीज को डिसीजन मेकिंग को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, ये आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सेकंड में थ्रेश होल्ड ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम जब डील नहीं कर पाएंगे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि हमारे लिए पॉजिटिव जा रहा है निगेटिव जा रहा है, तो वो हमारे लिए थ्रेशोल्ड ऑफ स्ट्रेस के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। और फिर थर्ड है परसेप्चुअल इन्फ्लुएंस, या फिर हम देख सकते हैं मोटिवेशनल लेवल। ये सभी दोनों चीजें, परसेप्चुअल इन्फ्लुएंस, किसी काम को लेकर हम कैसा सोचते हैं, परसेप्शन हमारा क्या है, किसी काम को लेकर हमारा नजरिया क्या है। तो इसमें तो मान के चलो पॉजिटिव रहा तो अच्छा है किसी काम को लेकर। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हम हमें अच्छी लग सकती है, हमारे एथिक्स में हो, लेकिन अगर वो काम हमें मिले तो हम करने लगेंगे। लेकिन कुछ चीजें के बारे में हमारे मन में पहले से ही निगेटिव ख्याल है, उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वही काम हमें मिलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल में, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके मन में ये है कि सेल्स जॉब निगेटिव होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, सेल्स जॉब में बाहरी दुनिया का बहुत सुनना पड़ता है, ट्रैवलिंग रहता है। यही जॉब आपको, मतलब मान के चलो आपकी जॉब में ट्रांसफर हुआ, ऑपरेशन लेवल से आपको सेल्स में भेजा गया, तो फिर आप इजिली स्ट्रेस में आ जाओगे। वो आपका परसेप्शन क्योंकि बन चुका है। ठीक है। वहीं पर आपको, आपके मन में ये आता है कि ऑफिस वर्किंग मेरे लिए नहीं है, मुझे फील्ड जॉब पसंद है, ऑफिस में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लोगों से डील करने में अच्छा लगता है। ये भी एक हो सकता है अगर आपको उसी बेस पे ऑफिस जॉब दे दिया जाए। तो ये आपका परसेप्शन होता है। ठीक है। मोटिवेशनल लेवल जो होगा वो आपका इनर अर्ज होता है
किसी चीज को लेकर आप कितना मोटिवेट होते हैं, कितना खुशी खुशी उसको करते हैं। ठीक है। वहीं अगर नहीं रहा तो आपकी स्ट्रेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, मोटिवेशनल लेवल नहीं रहा, खुद से आप खुद को आगे पुश नहीं कर पाते हैं किसी चीज के लिए, तो वहां पे मोटिवेशनल लेवल आपका वर्क नहीं पर कर पाएगा, किसी चीज के लिए खुद को प्रेरित हम नहीं कर पाएंगे, तो इट मीन्स मोटिवेशन हमारा फेल हो रहा है। ठीक है, ये हमारे इंटरनल स्टिमुलाई आ गया। सेकेंड पार्ट अगर अगर हम देखें तो इंटरनल स्ट्रेसर इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल, मतलब ये जो है हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्ट्रेस मान सकते हैं जो कि व्यक्ति के बाहर से है। ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां से आएगा, जैसे टास्क डिमांड हो गया, रोल डिमांड हो गया, इंटरपर्सनल डिमांड, फिजिकल डिमांड। टास्क डिमांड में ये होगा कि आपकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको टास्क नहीं मिला, उससे ज्यादा रोल मिल गया, तब आप क्या करेंगे, उस चीज को मजबूरन करेंगे। अगर वो चीज सही से होने लगी तो सब ओके है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस में चले जाएगा। लेकिन अगर वही चीज नहीं होने लगेगी तब फिर क्या होगा, वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो उस स्थिति के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि हम चीजों को सीखें। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, जब आप कुछ काम करते रहेंगे उसमें कुछ चेंजेस का आना या फिर कंट्रोल नहीं कर पाना, ये चीजें होती हैं हमारी टास्क डिमांड में। लैक ऑफ कंट्रोल और चेंजेस इन जॉब, ये हमारे दो मेन फैक्टर रहेंगे। रोल डिमांड में क्या होगा कि आप किसी पोस्ट में है, अब उस पोस्ट की डिमांड ये है कि आपको एम्प्लॉय को डील करना है। ठीक है, एम्प्लॉय से काम करवाना है, हम इसमें मैनेजरियल लेवल की बात कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल और उससे ऊपर लेवल की। तो वहां पे हमारा रोल एज ए मैनेजर है लोगों से काम करवाना है। पर हम ये जानते हैं कि कुछ लोग बात नहीं मानते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं, या वो चीजों को अपनी तरीके से डील करते हैं। तो वहां पे हमसे क्या हो सकता है, रोल के कारण, हमारे पोजीशन के कारण वहां पे स्ट्रेस उत्पन्न हो, हम लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, काम को ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो भी हमारे एक स्ट्रेस का रीजन हो जाएगा। देन इंटरपर्सनल डिमांड आएगा, देन फिजिकल डिमांड आएगा। इंटरपर्सनल डिमांड में वही आएगी कि हम हमारे जो सोसाइटी है या जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं उनको हम डील नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हमसे ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉय हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो चीजों को सही से होने ना दे, हमारे मन के हिसाब से ना होने दे, या उनका लीडरशिप स्टाइल अलग हो। ठीक है। फिजिकल डिमांड हमारा होगा कि हम आसपास के इन्वायरमेंट के कारण, चाहे वो फैमिली हो, कंपनी हो, उसके जो डिमांड होती है उसके कारण हम इस स्ट्रेस में आए। चाहे जैसे काम से आते हुए हमें घर तरफ का स्ट्रेस रहता है, बच्चों का कुछ डिमांड रहता है, कंपनी का डिमांड रहता है, तो वो चीज हमारा फिजिकल डिमांड में आएगा, जहाँ पे हमें वर्क इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारे सोशल इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हैं। इसके कारण हमारा स्ट्रेस आता है। तो ये दो इस कारण है, हमारे दो सोर्स है स्ट्रेस स्ट्रेस के। एक इंटरनल रीजन है चार हमारे, और दूसरे चार रीजन हैं जो कि एक्सटर्नल में आएंगे। ठीक है। अब जैसा कि हमारा टॉपिक था, टॉपिक यही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस क्या होता है, हम देख चुके हैं स्ट्रेस के टाइप क्या होते हैं, स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन और
स्ट्रेस के हमारे सोर्स ये देख लिए, कहाँ से आते हैं हम जान चुके हैं। इसमें ये है कि हम एक कंपनी के लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है। हमारा अभी सोशल लाइफ इधर उधर जो आपस बाहरी दुनिया में होता है उसको हम नहीं देख रहे हैं। हमारा भी 50% कवर हुआ है, 50% अभी बचा है। लास्ट की जो 2 स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्ट्रेस को कैसे डील करेंगे एज ए मैनेजर, एज ए इंडिविजुअल, हमारे पर्सनल लाइफ में भी कैसे हम डील करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो पहली बात ये जानिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत हमें कब पड़ती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत हमें कब पड़ेगी? जब हम स्ट्रेस को नहीं संभाल पाएंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ हमें अब स्पेशलिस्ट की जरूरत है, किसी की सलाह की जरूरत है, तब हम मान के चलेंगे हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करेंगे, कंपनी क्यों ध्यान देगी इसके ऊपर? चैट बॉक्स में सभी आंसर करो। कंपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान क्यों देगी? कोई भी कंपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान क्यों देगी, क्यों चाहेगी कि उसके एम्प्लॉय स्ट्रेसफुल ना हो? आंसर करिए। और प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय पर बेटरमेंट, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, बेटर परफॉर्मेंस, काम की इफिशियंसी, फॉर मेंटल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सके, बेस्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी। हम्म। और आंसर करिए बाकी लोग भी। आंसर करते रहिए। आप लोगों ने एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करें, कंपनी होती है, कंपनी लीव ना करे प्रेशर, ठीक है। अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा, पोल अभी नहीं लगाया हूं मैं। हम्म। अक्सर आपने देखा होगा एक न्यूज, मैं जनरल बता रहा हूँ, कि अक्सर आपने जो सीआरपीएफ बीएसएफ सेना वाले होते हैं आसपास हमारे छत्तीसगढ़ में भी, या फिर इंडिया लेवल पे, लेकिन हमें न्यूज छत्तीसगढ़ की पता चल पाती है, इसलिए मैं उसको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। कभी कभी देखिएगा कि वो स्ट्रेस के कारण उनके पास क्या रहती है, हथियार रहते हैं, बंदूक रहते हैं। तो कभी कभी न्यूज में पढ़ना कि वो घर के स्ट्रेस के कारण या जॉब स्ट्रेस के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर अपने साथियों को भी मारते हुए खुद भी सुसाइड कर लेते हैं उस हथियार के साथ। ये एक, वो भी सीआरपीएफ या बीएसएफ जो है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर हम देखें दूसरे कई कंपनियां हैं जहां वर्क स्ट्रेस के कारण या हैरेसमेंट के कारण, प्रताड़ित करने के कारण एम्प्लॉय क्या है, सुसाइड करते हैं, मेंटल स्टेटस में चले जाते हैं, या फिर तबीयत खराब होने लगती है, फिर वो काम को छोड़ ही देते हैं, खुद से कुछ करने लगते हैं, जॉब वॉब या दूसरी जगह ट्राई करते हैं। तो स्ट्रेस जब एक हद से बढ़ जाए तो हमें क्या चाहिए, उसको हम कैसे डील करें? बहुत सारे रीजन है। आप लोगों ने आंसर दिया, मोस्ट आंसर आपका आ रहा था प्रोडक्टिविटी को लेकर, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट तो पड़ेगा। एज ए मैनेजर हमें टारगेट अचीव करना रहता है, कंपनी का गोल होता है। प्रोडक्टिविटी आने से हमारा रेवेन्यू वाला सोर्स जनरेट होगा, ये कंपनी का एक एम है। दूसरा एम ये भी है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ें तो इसका पर्पस क्या होगा कि कंपनी के लोग आपस में मिलके अच्छे से काम करें, आपस में सभी की दोस्ती यारी भाईचारा बने रहे। ये भाईचारा बने रहेगा तो कंपनी हर काम को अच्छे से करेगी, मुश्किल से मुश्किल काम को भी अच्छे से करेंगे। ये भी है, एम्प्लॉय खुद के बारे में सोचते हुए भी कंपनी के बारे में सोचेंगे, इससे क्या है, कंपनी डील करेगी। वहीं पे अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा तो कंपनी छोड़ के जाएंगे लोग,
मार्केट में निगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। नए एम्प्लॉय आने से कंपनी में डरेंगे। ठीक है। वहीं पे अगर कंपनी हमारी स्ट्रेस को अच्छे से डील करेगी, एम्प्लॉय को हेल्थ बेनिफिट देगी, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करेगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू, तो हमारे ओवरऑल कंपनी पे डेवलपमेंट होगा, मार्केट में, कंट्री में हमारा नाम होगा। ठीक है। जैसे हम टाटा के अगर हम देखें, तो टाटा का कैंसर हॉस्पिटल भी है, उसके स्कूल्स कॉलेज भी हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए काम है, उसके जॉब को एज ए गवर्नमेंट जॉब के तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हम सोसाइटी पे इधर उधर डिस्कस करेंगे तो इतना बेनिफिट है, गवर्नमेंट जॉब के जैसे उसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई कंपनी कैसे करती है। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन इंडिविजुअल अनेबल टू कोप विथ द डिमांडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ देखिए, देयर फॉर द एक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एडेप्टिव बिहेवियर। मीन्स लोग क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उस चीजों को डील करना सीख जाए स्ट्रेस मैनेजमेंट से। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा, देखते हैं। ठीक है। तो जैसा हमने इस स्लाइड में यहाँ थर्ड में देखिए ब्लू कलर में है, इंडिविजुअल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम एक्शन लेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या एक्शन लेंगे कि जो इम्प्लॉय है या जो हम इंडिविजुअल मान के चलते हैं, ठीक है, हो सकता है हम भी उसमें शामिल हो, या हमारे जो एम्प्लॉय होंगे वो भी शामिल होंगे, तो हम उनको कैसे स्ट्रेस से फ्री रख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, डेली क्या क्या काम करना है, और डेली कौन कौन से जरूरी काम है उसको प्रायोरिटी बेस पे करना उन्हें हम सिखाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज आवर आवर टाइम मैनेजमेंट। सेकंड, जब स्ट्रेस आएगी तब की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेस को हम आने से कैसे रोक सकते हैं उस पर भी बात कर रहे हैं, दोनों बात हो रही है। आएगी तो कैसे डील करेंगे, और उसको आने से कैसे रोके तो भी। तो उसको आने से रोकने की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट करेंगे, डेली टू डू लिस्ट बनाएंगे, कामों को प्रायोरिटी पे करेंगे। सेकंड जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल कैन टीच देमसेल्फ टू रिड्यूस टेंशन थ्रू relaxation technique such as pranayam, meditation, hypnosis and biofeedback। ठीक है। ये सब हम करते हैं जब किसी को स्ट्रेस आ जाए, तो हम उन्हें प्राणायाम, मेडिटेशन, हिप्नोसिस, ये बायोफीडबैक जो मैंने ब्लू कलर में किया है उसको आप लोग अंडर मार्क करो, उसके बारे में पढ़ो आप लोग। ठीक है। ये न्यू टर्म आप लोगों को लग रहा है, सभी के लिए न्यू टर्म्स हैं ये, अभी के समय में आया है बाद में। ठीक है। वो स्ट्रेस को हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में। ठीक है। तो कंपनियां भी मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सभी का सेशन कराती हैं ताकि एम्प्लॉय स्ट्रेस से फ्री रहे। देन थर्ड वन इज अवर हैविंग फ्रेंड्स, फैमिली और वर्क कलीग्स टू टॉक टू प्रोवाइड आउटलेट फॉर एक्सेसिव स्ट्रेस। बात हमने सुना है कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो वहां ये चीज भी इस पे वर्क करेगा। ठीक है। तो फैमिली, फ्रेंड, वर्क कलीग जो हमारे आसपास जो काम करने वाले हैं, उनसे हमारे स्ट्रेस के बारे में बात करना, हमारी तकलीफ आ रही उस पे बात करना, उससे हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, या चीजों को हम जिस नजरिए से सोच पा रहे हैं उस पे हमें नया नजरिया मिलेगा। ठीक है। इससे हमें क्या होगा, हम चीजों को डील कर पाएंगे। है ना। स्ट्रेस जो है हमारी किस पे बेस है, उसको डील करने को लेकर है। स्ट्रेस को हम हमेशा डील करेंगे, उसको कैसे हम क्लीन बोल्ड करें, हमारे लाइफ से निकालें, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रेटजी में लास्ट है, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दें,
सोसाइटी में लोगों से ज्यादा मिले सोशल सपोर्ट नेटवर्क। ठीक है, इससे क्या है, हमारे पास एक सपोर्ट आता है, बैकअप सपोर्ट आता है। फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो वो स्ट्रेस, देखो हमारे हार्मोन के कारण भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी होता है, ये एक रीजन है। ऐसा हमेशा नहीं है कि कंपनी के कारण ही आए, आसपास की इन्वायरमेंट के कारण है। ठीक है, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। लेकिन स्ट्रेस का एक कारण होता है कि वो हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस, तबीयत खराब होने के कारण, फिजिकल इम्बैलेंस के कारण भी कई बार आती है। ठीक है, देन इंडिविजुअल के बाद हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल कोपिंग स्ट्रेटजीज पे हम ध्यान देते हैं, स्ट्रेस को डील करने पे। तो कंपनी अगर रियलिस्टिक गोल सेट करें जो कि अचीव किया जा सकता है, तो एम्प्लॉय क्या है, स्ट्रेस में नहीं आएंगे। या फिर रिडिजाइन करेंगे जॉब को, मतलब जॉब रोल को हम इसे मॉडिफाई करते रहेंगे या ट्रेनिंग देंगे, चेंजेस करते रहेंगे। एक सेकेंड, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए ट्रेनिंग दिया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। एम्प्लॉय को कंपनी के काम के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, उनसे बातें करें, उनसे वादे करें, तो वो क्या है, कंपनी के साथ कदम मिलाकर चलेंगे। ठीक है, तो उसको नया टास्क या जो हार्ड टास्क है वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। अभी आवाज सही है? एक बार बताएंगे जल्दी से। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। बाकी इसको देखिए, लास्ट स्लाइड में डील करते हैं जो थोड़ा सा हमारा बचा हुआ था, कि हम एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा करें। कंपनियां जो हैं एम्प्लॉय से हर चीज पे बात करें, उनको विश्वास में लेकर करें, और उनके लिए कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम चलाएं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? अब आप लोगों को अपने डाउट्स जो हैं या कुछ क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं। लास्ट के हमारे 5 मिनट बचे हैं, डाउट पूछिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू कभी कभी आ जाता है, लास्ट में आ गया था, तो वो थोड़ा कुछ डाउट है? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पूरे टॉपिक को पढ़िए, ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है। असाइनमेंट के क्वेश्चन से मैच करिए, उसे इम्पोर्टेंट आप मान के चलिए। सेमेस्टर एग्जाम आप लोगों के जनवरी में होंगे। और कुछ क्वेश्चन डाउट स्ट्रेस से लेकर कुछ?
एग्जाम के बीच में गैप नहीं रहेंगे, छुट्टीज वगैरह के होंगे, एग्जाम का शेड्यूल आएगा फिर गैप का पता चल पाएगा। ठीक है, और जैसे कुछ काम है तो जहाँ पे कॉल पे बात नहीं हो पाती वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। और बुक जिनको नहीं पहुंच पा रही वो एक बार कांटेक्ट करें जल्दी से जल्दी। और जैसे इनरोलमेंट के लिए बात जो किया जा रहा था, जिनको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिल पाया है या अपना कुछ वर्क पूरा नहीं कराया है, तो वो जल्दी से कांटेक्ट करके करवा लीजिए, क्योंकि नवंबर चल रही, दीपावली की छुट्टी भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो नवंबर तक में सब चीज ओके करा लीजिए, दिसंबर को पूरी पढ़ाई में डालो, दिसंबर और जनवरी को, ताकि एग्जाम जब भी हो आप तुरंत डील कर पाओ। देखिए, यू स्ट्रेस जो है वो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। एक बार स्लाइड पे जाएंगे हम, तो जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, जिसपे हम, जो स्ट्रेस हमारे काम के लिए जरूरी है, ठीक है, जो हमारे काम के लिए जरूरी है, जिससे हम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड आउटपुट की बात किया जाता है, वो हमारा होता है यू स्ट्रेस। ठीक है, वो हमारे लिए जरूरी होता है, लाभकारी होता है, काम के लिए जरूरी है, उसके बिना हम काम नहीं कर पाते हैं। एक हमारे अंदर से होती है कि कुछ चीज होती है जो हमें पुश करे, ढकेले काम के लिए, ठीक है, हमें धक्का दे काम के लिए कि इसको करो, एक खुद के अंदर से आती है। तो वो होता है हमारा यू स्ट्रेस, जो कि पॉजिटिव होती है। ठीक है, कई बार स्ट्रेस की सिचुएशन होती है तब भी हम खुद को पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो उस चीज के लिए जहां तक हम मोटिवेट हो रहे हैं और उस निगेटिव स्ट्रेस को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे यू स्ट्रेस में आएगी। ठीक है अखिलेश जी। हाँ, पॉजिटिव स्ट्रेस से बेस्ट इमेज क्रिएट होगा कि हम स्ट्रेस को कितना झेल पाते हैं, मैच्योरिटी हमारी पता चलती है। ठीक है, आई थिंक आज का क्लास कंप्लीट हो गया है। पढ़िए, कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा आप लोग। थैंक यू आज की क्लास के लिए। वेलकम ऑल, एंड क्लास एंड करते हैं यहाँ पर।